So for it is also known as cytoskeleton framework of the cell. Cytoskeleton framework of the cell. Framework of the cell. Framework of the cell. बस समझिए, साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसलिए इसको साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल बोलते हैं। कैसे? सपोज करो कि ये एक सेल है, लुक लाइक अ कंपार्टमेंट, इसके सेंटर पे ये न्यूक्लियस है, इसकी एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से, दूसरी मेम्ब्रेन प्लाज्मा से, इसका एक कॉर्नर न्यूक्लियस से, दूसरा कॉर्नर प्लाज्मा से, फिर एक कॉर्नर न्यूक्लियस से, एक कॉर्नर प्लाज्मा से जुड़ा हुआ है। तो ये सेल को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगी, जिससे सेल को सपोर्ट मिलता रहेगा। सेल को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगी, इसलिए इसकी सेल को सपोर्ट मिलता रहेगा। बस समझ में आ रही नहीं आ रही बच्चों? जाके उज्जवल आ रही है ना? फिर इन्होंने क्या कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर में 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक है इसका सिस्टर्नी, दूसरा है इसका ट्यूब्यूल और थर्ड है इसका वेसाइकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल। सिस्टर्नी इलॉन्गेटेड है, फ्लैट है, 5 to 7 इन नंबर है, 5 to 7 इन नंबर है। ट्यूब्यूल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और वेसाइकल ओवल है। वेसाइकल कैसी है? ओवल है। बात समझ में आ गई बच्चों? जी मैम। इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको डिस्कवर्ड किया था पोल्टर ने। इट इज GMO, means double membrane organism that is absent in prokaryotes and present in यूकैरियोट्स। ठीक, जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो बेसिक फंक्शन है इसका, बेसिक फंक्शन के बेसिस पे अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो इसका एक मेन जो फंक्शन है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, और जब हमारी बॉडी को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसको हमने कहा साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। हमने अपनी बॉडी के स्केलेटन कहा, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसलिए इसको साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल के नेम से जानते हैं। साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल के नेम से जानते हैं। दूसरा, 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल। सिस्टर्नी इलॉन्गेटेड है, फ्लैट है, 5 to 7 इन नंबर है, ना ही लेस देन 5 ना ही मोर देन 7। ट्यूब्यूल ट्यूबुलर है, वेसाइकल ओवल है। ट्यूब्यूल ट्यूबुलर है, वेसाइकल ओवल है। क्लियर होगी बात को? बात क्लियर होगी बेटा? जागे उज्जवल अंजलि। यस मैम। हाँ बेटा। मैम वो भी तो होता है ना, कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, गोल्गी बॉडी होती है। यहाँ पर हम लोग इसके सब कुछ अंदर है। ये क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज भी करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बात समझ रहे हो? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, तो एक जैसे ये सेल है, जैसे दूसरी सेल है, तो जो भी चीज इसके पास एक्सेस है वो ECF से इसके पास आएगी, इसके पास लेस है तो वो यहाँ आ गई, इसके पास एक्सेस है तो वो यहाँ से ECF से अनदर सेल में जाएगी। और ECF क्या है? 2 सेल के बीच में जो एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बस समझ गए? हमको कोई चीज लेनी देनी है तो हम उसी ECF के बेस पे ले दे सकते हैं। बात इतनी क्लियर हो रही है? बस सबको क्लियर हो रही है बच्चों? लिखो। मैम यस मैम। वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट तो होता है लेकिन वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट नहीं होते। नहीं, इसमें अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में सेल ऑर्गेनेल है, तो इसमें क्यों प्रेजेंट होगा? गोल्गी बॉडी अपने आप में सेल ऑर्गेनेल है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि न्यूक्लियस एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है। न्यूक्लियस हेड ऑफ द सेल है, हाँ तो उसके मैम वो पास वही तो बोल रहा है। हाँ नहीं, उसके पास जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगी? हम ये तो मैम हम यही तो बोल रहे हैं आपसे कि मतलब इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, वो एनसीईआरटी में पढ़े हैं। देखते हैं। बोल रहा था बच्चों, मैम हो गया। नोट हो गया, यस मैम। सबका हो गया। अब जरा देखो, इतनी बात समझ में आ गई? अंजलि, उज्जवल, जागी, सबको समझ में आ गई? यस बच्चों मैम। समझ में आ गई? कोई डाउट? कोई मैम ये साइटोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर सेल को बना है एक सपोर्ट बार और प्रोवाइड बता करता है। दीजिए। देखो ये सर्कल क्या बनाया हमने, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिस्टर्नी ऐसे प्रेजेंट है, जो सिस्टर्नी प्रेजेंट है, और एक सिस्टर्नी दूसरी सिस्टर्नी से ट्यूब्यूल से ये जुड़ी हुई है। तो जो इसका एक सिस्टर्नी का एक कॉर्नर है वो न्यूक्लियस से, और इसका दूसरा कॉर्नर प्लाज्मा लेमा से जुड़ा रहता है। एक कॉर्नर न्यूक्लियस से, दूसरा कॉर्नर प्लाज्मा लेमा से जुड़ा रहता है। तो जब ये जुड़ा रहता है तो ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और सेल को कंपार्टमेंट में डिवाइड करने में हेल्प कर देता है। जो मटेरियल जहां वो एज इट इज प्रेजेंट रहता है, इधर उधर उड़ता उड़ता नहीं है। तो ये सेल को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल को क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये जो पूरी हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या कर रहा है कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल के नेम से जानते हैं। साइटोस्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल के नेम से जानते हैं। इसमें 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल। सिस्टर्नी इलांगेटेड है, फ्लैट है, 5 to 7 इन नंबर है। ट्यूब्यूल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वेसिकल ओवल स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात यस सबको मैम। समझ में आ रही है? यस मैम। आगे इसको नोट कर लिया है सबने? यस मैम। यस मैम। अब इन्होंने क्या देखा कि सेकंड कंडीशन ये ऐसी आई इनकी कि यहाँ पर सिस्टर्नी का अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में हमने देखा क्या, ये इलांगेटेड है। तुम लोग यहाँ एक बजे से क्लास है? यस मैम, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री वाले सर की तबीयत नहीं सही है, कुछ ना क्लास है कि नहीं है, क्योंकि उज्जवल वाले बैच की क्लास, उसकी क्लास नहीं हुई ना जिसके कारण। तो अगर नहीं हो तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। मैम आपने फिर रात क्यों नहीं पढ़ाया था? क्या नहीं पढ़ाया था? नहीं, आप बोल रहे थे ना क्लास लेने के लिए रात 8 बजे। अरे हाँ, हमने इसलिए नहीं पढ़ाया था ना कि ये कनेक्ट नहीं हुई, मेरा फोन बिल्कुल डाउन हो गया था, 10% हो गया था, चार्जिंग ले नहीं रहा था, इसलिए नहीं पढ़ाया था। उज्जवल का श्राप लग गया था उसको, बदुआ दे दी थी उसने। अच्छा। एकदम बैटरी डाउन हुई, बैटरी बहुत देर में उठी, हमने ध्यान
लोगों ने बंधुआ दे दी थी ना। देखो यहाँ पे क्या है, सिस्टरनी की नंबरिंग मैंने बताई। वहां पर जब हम लोग गॉल्जी बॉडी में पढ़ रहे थे तो जो सिस्टरनी थी वो इलॉन्गेटेड थी, कर्व्ड थी। यहाँ पर सिस्टरनी इलॉन्गेटेड और फ्लैट है। एक सिस्टरनी दूसरी सिस्टरनी से ट्यूब्यूल की हेल्प से जुड़ी हुई है। सिस्टरनी इलॉन्गेटेड फ्लैट स्ट्रक्चर है। सिस्टरनी के आउटर सरफेस पर कुछ पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है। दीस पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज राइबोसोम। इन पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर को राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। अर्पित देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये सिस्टरनी का आउटर सरफेस पर राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम में पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है। एक सिस्टरनी दूसरी सिस्टरनी से ट्यूब्यूल के से जुड़ा हुआ है। सिस्टरनी के चारों तरफ ओवल वेसाइकल प्रेजेंट है। सिस्टरनी के चारों तरफ ओवल वेसाइकल प्रेजेंट है। सिस्टरनी elongated flat structure है। Outer surface of cisternae पर some particle-like structures are present, known as ribosome. Known as ribosome. सिस्टरनी के आउटर सरफेस पर some particle-like structure present है, known as ribosome. एक सिस्टरनी दूसरी सिस्टरनी से ट्यूब्यूल की हेल्प से अटैच है। अराउंड द सिस्टरनी ओवल वेसाइकल प्रेजेंट है। ऐसा सपोज किया गया है कि ये वही वेसाइकल है जो गोल्जी बॉडी ने फॉर्म की थी। ये वही वेसाइकल है जो गोल्जी बॉडी ने फॉर्म की थी। बात समझ गए? इसका एक कॉर्नर प्लाज्मा लेमा से और अनदर कॉर्नर इसका किससे जुड़ा हुआ है? अनदर कॉर्नर इसका जुड़ा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बात समझ गए? Due to the presence of ribosome, due to the presence of ribosome, जो हम लोगों का ER है वो कितने टाइप का होता है? ER होते हैं 2 टाइप्स के। ER कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है RER यानी रफ ER, दूसरा होता है SER यानी स्मूथ ER। RER रफ ER यानी इसके सरफेस पे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर है। SER स्मूथ ER यानी इसके सरफेस पे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है। नॉर्मल सी बात है, कोई प्लेन सरफेस होगा उसमें अगर पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर हो तो रफ हो जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यहाँ पे पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर सिस्टरनी पर राइबोसोम है तो वो क्या करेंगे, वो सरफेस रफ बना देंगे जिससे इसको रफ ER बोलने लगते हैं। SER स्मूथ ER में राइबोसोम एब्सेंट होंगे। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम एब्सेंट है। राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट है। अब जरा देखो, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है उसका वर्क क्या है? राइबोसोम जिसमें प्रेजेंट है उसका वर्क है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसके लिए प्लेस प्रोवाइड करना इसका काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और प्रोटीन सिंथेसिस कर कौन रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है राइबोसोम, उसके लिए प्लेस प्रोवाइड करना रफ ER का काम है। बस समझ गए? स्मूथ ER का अपने आप में इंडिविजुअल फंक्शन है, जैसे रफ ER का फंक्शन है वैसे स्मूथ ER का फंक्शन है। स्मूथ ER का फंक्शन है लिपिड की सिंथेसिस करना, ग्लाइकोजेनेसिस करना। इसको नोट कर लो, उसके बाद स्मूथ ER का फंक्शन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ मैम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन भी तो करता है ड्रग्स का। हाँ, ये स्मूथ ER जो है लाइकोजेनेसिस करेगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ये सारा काम स्मूथ ER करेगा। लिपिड में ये सारे काम हो रहे होंगे और स्मूथ ER लीवर में सबसे ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट भी होगा, क्योंकि लीवर में ये सारा काम होना है। लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन होना है, हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस मटेरियल में चेंज करना है। ये सब काम करता है स्मूथ ER। हमने कहा हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस मटेरियल में चेंज करना। दैट मीन्स
कि हम कोई माइक्रोबियल चीज खा लेते हैं तो उसको वो चेंज कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पॉइजनस खा ले, फिनाइल पी ले, नेफ्थलीन की बॉल्स खा ले तो ये कुछ काम करेगा, तो ये कुछ काम नहीं करेगा। अगर हम हेयर डाई पी लेते हैं या सल्फास खा लेते हैं तो ये सब कुछ काम नहीं करेगा। काम तब करेगा जब हम कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट खा लेते हैं, बाहर का कोई कंटामिनेटेड फूड चला गया तो उस जगह पर ये रेजिस्टेंस पावर को मेंटेन रखता है। लेकिन अगर हम गंदगी में कूद जाएंगे तो फिर ये कुछ नहीं करेगा। बात समझ गए? क्योंकि इसकी भी एक लिमिट है, स्टेमिना है, बस वो उस स्ट्रेंथ तक ही अपना काम कर सकता है, उसके बाद इसका स्टेमिना खत्म। बात समझ गए? मतलब हम लीवर में से क्वांटिटी ज्यादा होती है। हाँ, लीवर में क्वांटिटी, जैसे हम लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम तो हमारे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन है लंग्स। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव ऑर्गन कौन है? वो है लंग्स। और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का यूज लंग्स में होता है, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? सबसे वीक ऑर्गन यही है, और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे वीक है, और बॉडी की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि अगर एक पोर हो जाए, बस एक पिन चुभ जाए तो सारी कहानी खत्म कर देगा लीवर। बस एक पिन चुभ जाए, एयर लीक करने लगे, कहानी अपने आप खत्म। इतना मतलब इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द वर्क बहुत सॉलिड ऑर्गन है, और अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी बहुत वीक ऑर्गन है, पतला है, थिन है, और जो बहुत सेंसिटिव है। बात समझ गए? नोट करो, नोट हो गया? जहांगीर, नो मैम। अंजलि, यस मैम। कंफर्म कर लो तो फिर क्लास कंटिन्यू कर लेंगे। क्या? केमिस्ट्री वाली बात कंफर्म कर लो। मैम से पूछ के आया वो। हम्म। मैम कंफर्म किया, शेड्यूल में है 1 बजे की क्लास है। नहीं, आज हिंदी मीडियम में सर की तबीयत नहीं सही थी ना, तो सर क्लास नहीं ली। हो गया? नो मैम। जहांगीर बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा। मैम हो गया, वो हो गया। हो गया? यस मैम। मैम अंजलि, बाहर क्लास कर रही थी, क्या? बाहर फिजिक्स का क्लास चल रहा है, हम अंदर बैठे हैं तो सर क्या कह रहे हो? बाहर फिजिक्स का क्लास चल रहा है। अच्छा, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एसईआर का क्या फंक्शन है? एसईआर का फंक्शन है सबसे नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक? डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग होता है हार्मफुल मटेरियल change into harmless material। दूसरा क्या काम करता है? दूसरा काम करता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज फॉर्म बाय
न्यू प्रोडक्ट, बाय न्यू प्रोडक्ट, सच एज न्यू प्रोडक्ट क्या है, सच एज प्रोटीन एंड लिपिड, सच एज प्रोटीन एंड लिपिड, बस समझ, प्रोटीन एंड लिपिड, इतनी बात समझ में आ रही है। ग्लूकोज फॉर्म बाय न्यू प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी न्यू प्रोडक्ट से होना, ये क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। बस समझ गए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमेशा CO2 और H2 से होता है, लेकिन जब हम लोग लॉन्ग टाइम स्टार्वेशन फेस करते हैं तो लॉन्ग टाइम स्टार्वेशन फेस करने के बाद क्या होता है कि अपनी बॉडी के एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर है वो फैट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी करंट एनर्जी को कंप्लीट करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। दूसरा, तीसरा फंक्शन इसका ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी लिसिस वर्ड लग जाए, जहां लिसिस लग जाता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। उसका क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन, यानी यहाँ पर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इसका वर्क है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इसका वर्क है। बात समझ में आ रही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इसका वर्क है। तीसरा फंक्शन है, सॉरी फोर्थ फंक्शन इसका ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इसका फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इसका मेन फंक्शन है। लाइकोजिनोलिसिस और लाइकोलिसिस भी इसका फंक्शन है, यानी फैट को इमल्सिफाई करना, फैट को ब्रेक डाउन करना, लाइकोलिसिस करना इस टीआर का मेन फंक्शन है। अगर पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछते हैं तो पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेल दैट इज एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यानी साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल की तरह वर्क कर रहा है। ठीक, अगर हम ये देखते हैं कि साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क ऑफ द सेल की तरह वर्क करने के बाद ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ये टू टाइप का होता है, तो दैट इज स्मूथ ईआर एंड रफ ईआर। अगर रफ ईआर की बात करते हैं तो उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, स्मूथ ईआर की बात करते हैं तो उसमें राइबोसोम एब्सेंट है। उसके लिए प्लेस प्रोवाइड करना रफ ईआर का काम है, और जो स्मूथ ईआर है उसका मेन वर्क है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना, डी का मतलब रिमूवल, टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस प्रोसेस, यानी हार्मफुल मटेरियल चेंज इनटू हार्मलेस मटेरियल, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मटेरियल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज फॉर्म बाय न्यू प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन एंड लिपिड, उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना इसका मेन वर्क है। ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना, जो कि हमारे यहाँ एनिमल स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करना इसका मेन वर्क है। थर्ड फंक्शन इसका लाइकोजेनेसिस या लाइकोलिसिस यानी फैट को इमल्सिफाई करना, फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ना इसका मेन वर्क है, यानी लीवर में प्रेजेंट है और लीवर का मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वो काम भी स्मूथ ईआर करता है। इसी के साथ हम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे पूछे, ठीक है। जागिए बच्चों, आ गया समझ में? आ गया? यस मैम। हो गया, नोट हो गया। मैम हो गया। हो गया,
हो Yes, गया ma'am. बेटा जानकी? Yes, ma'am. अंजलि हो गया? यस मैम। चैट पे पूछ लो ना, चैट पे पूछ लो। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम पे राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन फेराडे और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जॉर्ज फेराडे, रॉबिन्सन फेराडे। So it is also known as Faraday particle. ठीक, Faraday particle ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सो इट इज ऑल्सो नोन एज Faraday particle। उसके बाद देखते क्या है, इट इज मेड अप ऑफ RNA and protein, then it is known as nucleoprotein particle, मैम हाँ क्लास हो हाँ अच्छा केमिस्ट्री का क्लास होगा हमारा। हाँ, it is made up of RNA and protein, then it is also known as nucleoprotein particle। बस समझ के इसको न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नोन एज एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। बस समझ एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। इतनी बात में समस्या हो रही, इसको बोलते हैं एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम पार्टिकल लाइक है, इट इज फाउंड इन RNA, it is found in prokaryotic and eukaryotic बस समझिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों सेल प्रेजेंट होता है। राइबोसोम टू टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम अगर हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम में हम देखते क्या है, राइबोसोम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज 70S टाइप एंड 80S टाइप। बस समझ गए। 70S टाइप राइबोसोम फाउंड इन prokaryotes, mitochondria and chloroplast। बस समझिए, जो 70S टाइप राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। लेकिन जो 80S टाइप राइबोसोम है वो ओनली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? मैम हाँ ये राइबोसोम तो मतलब ए मेम्ब्रेन होता है, तो ये यूकैरियोट्स में कैसे प्रेजेंट होता है? देखो, यूकैरियोटिक सेल में 70S भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम है, क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम है, 80S दोनों में प्रेजेंट होगा। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है प्रोकैरियोटिक के लिए कि मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन यूकैरियोटिक के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसमें कुछ होगा या नहीं होगा, उसमें सब कुछ हो सकता है, चाहे मेम्ब्रेन हो या ना हो। अगर हम पूछते हैं 70S टाइप राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में कहां प्रेजेंट होगा, तो बताना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और 80S में पूरे साइटोप्लाज्म। मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है? Yes, ma'am. अब आई? अब आ गई?
नो मैम। अरे स्क्रीन कैसे चली गई? अंजलि स्क्रीन आ रही है? यस मैम आ रही है। उज्जवल एक बार देखें फिर से। मैम दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। हाँ कर लो कर लो। जागीर स्क्रीन आ रही है ना? तो फैलाडे पार्टिकल बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल। मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो आर नोन एज एमेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। इट इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में प्रेजेंट है। तो टाइप्स ऑफ राइबोसोम कौन-कौन से हैं? 70S and 80S टाइप। 70S found in prokaryotic cell. In the eukaryotic cell, it is found in mitochondria and chloroplast. 80S type ribosome present only in eukaryotic cell. 80S केवल eukaryotic cell में present होगा। बात समझ गए? बात समझ गए? नोट करिए। मैम ये रॉबिन्सन पलाडे जो है, इनका फुल नेम जॉर्ज रॉबिन्सन पलाडे। हाँ, जॉर्ज रॉबिन्सन पलाडे है इनका पूरा नाम।